Welcome back to today's Wits and I'm your Ashutosh sir. ईयरफोन लगा लीजिए ताकि आप आराम सुन सकें और किसी को डिस्टर्ब भी ना हो, ठीक है। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं तो पहले कुछ कहानी सुन लेते हैं। कहानी सुनना बहुत ज़रूरी है, कहानी सुनेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। तो हम कहानी कहाँ स्टार्ट करेंगे, जैसे कि हमने स्वर्ण में स्टार्ट कहाँ से की, ग्रीक गए, एल्जियम कहाँ स्टार्ट की, ग्रीक गए, हम वापस कहाँ जाएंगे, फिर से ग्रीक जाएंगे, ठीक। तो ये हम आपको ले चल रहे हैं फिफ्थ सेंचुरी के आसपास, ठीक है, 5th सेंचुरी BC के आसपास ले चल रहे हैं हम आपको। तो ग्रीक में उस वक्त थिएटर प्ले ड्रामा ये सब चल रहा था, ठीक है। और एक ये आपको टॉपिक बताते हैं, जैसे कि वहाँ पे 9 लोग थे ऐसे जो लिखने के लिए बहुत ही फेमस थे। मतलब अलग अलग छोटी जगहों पे, ऐसे कि कहते नहीं होता कि बहुत छोटी जगहों पे जो कोई इंसान है जो लिखने में बहुत फेमस है, मतलब राइटर बहुत अच्छा है, चाहे वो प्ले के लिए हो, चाहे ड्रामा के लिए हो, चाहे पोएम के लिए हो, चाहे पोएट्री के लिए हो। तो ऐसे 9 राइटर्स उस समय ग्रीक में थे, आपको सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो ये 9 राइटर्स एक तरफ हो गए, ठीक है। तो जो ग्रीक का जो समय चल रहा था, इस समय थिएटर बहुत ज़्यादा जो है क्या कहते हैं फेमस हो रहा था, प्लेज, ड्रामा, ट्रेजेडी, कॉमेडी ये सब चल रहा था। तो होता क्या था कि जो पीछे जो एक कोरस चल रहा था, अब ध्यान समझिएगा, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कहाँ से ये आया, ये ओड की जो है स्टार्टिंग कैसे हुई, किसके माइंड में आया कि चलो ओड लिखते हैं। तो होता क्या है कि आराम से जो है ड्रामा चल रहा था, और ड्रामा में बीच बीच में क्या होता है कि कोरस आता है। कोरस मतलब क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स, अ ग्रुप ऑफ म्यूज़िक, जिसके पीछे जो है इंस्ट्रूमेंट वाले भी हों और साथ में गाने बजाने वाले भी हों। ये लोग बीच में क्या करते हैं, ये लोग थिएटर्स के जो है कॉन्टेक्स्ट को बीच में एक्सप्लेन करते हैं कि अब ऐसा होगा, अब ऐसा हो गया। तो इस तरह से ये लोग जो है एक्सप्लेन करते थे। तो एक वर्ड आता था वहाँ पे, वो वर्ड हम आपको बताना चाहेंगे, वो वर्ड है MONODY, मोनोडी। ये एक तरह क्या है, ये एक तरह का सीन है। आप ध्यान समझिएगा, जब कभी कोई ड्रामा में खासकर ट्रेजेडी में अगर कोई हादसा हो जाता था या कुछ भी नेगेटिविटी घटती थी ड्रामा में, तो कोरस आता था बीच में। और कोरस में जो है एक सिंगल, कितना, मोनो माने क्या होता है, मोनो माने होता है एक, सिंगल, कोई सिंगल आर्टिस्ट आया कोरस से और उसने एक पोयम वर्ड्स, क्योंकि पूरा ड्रामा पूरा प्ले वर्ड्स में लिखा था, ठीक है, किसमें, वर्ड्स में, पोएटिक लाइन होती थी वो, ठीक है। तो उसको एक पूरा एक गाता था, खड़े होकर अकेला वो उस चीज़ को सिंग करता था और पीछे से जो है सॉन्ग चलते थे। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जितने उस समय के राइटर्स थे कि एक जो है सिंगर आता है और पीछे जो है कोरस आते हैं, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए उनको सॉन्ग समझ में आया। क्या समझ में आया, सॉन्ग, इतना समझ में आया आपको। अब सॉन्ग की जो म्यूज़ है, हमने जैसे कि आपको बताया म्यूज़ पहले के जो है हम आपको पोएट्री फॉर्म पढ़ाए हैं, उसमें भी हमने आपको म्यूज़ के बारे में बताया है। तो इस सॉन्ग की जो म्यूज़ थी वो कौन थी, ओएड, AOIDE, ठीक है। और इन्हीं ओएड से बना, ये जो है जूस की बेटी थी, तो इन्हीं ओएड से क्या बना, ओड, ठीक। और इसको हम एक और वर्ड से जानते हैं, AEIDEIN, आपको ये भी मिलेगा कई कॉन्टेस्ट में भी आपको मिलेगा। ये वर्ड से इस वर्ड की उत्पत्ति हुई है या फिर डिराइव हुआ है, या फिर म्यूज़ से अगर हम होते हुए आएंगे तब भी हम यहीं पहुँचेंगे, चाहे इस वर्ड से हुए तब भी हम यहाँ पहुँचेंगे, और यहाँ से आए तब भी हम यहाँ पहुँचेंगे। तभी मैंने आपको क्या पढ़ाया कि ओड वर्ड कहाँ से आए, ठीक है, समझा गया। अब हम फिर से चलते हैं अपनी कहानी में। तो प्ले चलता था, बीच में कोई आता था, वो मोनोडी प्ले करता था और पीछे कोरस सॉन्ग, सब लोग कोरस लोग उसको सपोर्ट करते थे, म्यूजिक देते थे, ठीक है। अब यहीं से हुआ क्या कि कुछ जो राइटर्स थे उस समय के, ठीक है, जो 9 मैंने बताया ना आपको 9 राइटर्स, तो उन्हीं में से उन लोगों ने क्या एक सिंगल जो है प्रेजेंटेशन जो है प्रेजेंट करना स्टार्ट किया। अब उसको वो किसके लिए परफॉर्म करें, क्योंकि डिनोसिया गॉड के लिए सब कुछ परफॉर्म होता था वहाँ पे। डिनोसिया गॉड थे, गॉड ऑफ वाइन, उन्हीं के लिए जो है कोई फेस्टिवल हुआ, उन्हीं के लिए सारा प्ले, थिएटर, कॉमेडी, ट्रेजेडी सब उन्हीं के लिए प्ले होता था। लेकिन अब ये जो उन्होंने अलग से सीन बनाया, ये किसके लिए वो प्ले करें। तो उस समय जो जितने भी स्पोर्ट्स होते थे, जैसे कि एथलीट्स हो गए या कोई अगर जीत के कहीं से आता था कोई भी स्पोर्ट्स में, तो उनकी प्रेज़ यानी उनकी जो है प्रशंसा करने के लिए ओड रखी जाती थी। क्या रखी जाती थी, ओड, यानी सेरेमोनियल हो गया। क्या हो गया ये,
सेरेमोनियल एक्ट हो गया, एक तरीके से एक ऐसा एक्ट जो किसी जो ऐसे कि हम एग्जांपल देते हैं, जैसे हमारे ओलंपिक में कोई इंडिया में कोई जीत के आए, ठीक है, अब ओलंपिक कोई मेडल जीत के आया तो उसके लिए जिस शहर की वो लड़की हो चाहे लड़का हो, वहाँ पे जो है ऑर्गेनाइज पूरा जो ऑर्गेनाइज करते थे उसका स्वागत और उसकी प्रेज़ करते थे कि आप हमारे देश का जो आपने हमारे देश का नाम रोशन कर दिया, हमारे शहर का नाम रोशन कर दिया। तो ऐसे करते हुए उस समय भी होता था, ठीक है। अब लेकिन अभी आज के टाइम में लेक्चर दिया जाता है, स्पीच दी जाती है कि मैं इतना कैसे किया, वो सब हार्ड वर्किंग। लेकिन उस समय क्या होता था कि वर्ड्स फॉर्म में, किस फॉर्म में, वर्ड्स फॉर्म में इस पोयम को प्रेजेंट किया जाता था। इसकी स्टार्टिंग सबसे पहले किसने की थी? पिंडार ने। पिंडार, तो अब आपको समझ में आएगा कौन सा वर्ड आपको मैंने दूसरा दिया है, पिंडार। अभी आप कहानी समझ रहे हैं ना, तो कहानी समझ से हम कहाँ पहुँच गए? पिंडार ने। पिंडार ने सबसे पहले क्या किया? पिंडार ने सबसे पहले इस तरह की पोएटिक फॉर्म को इन्वेंट किया जो किसी एथलीट्स या किसी विनर प्लेयर के प्रेज में सेरेमनी में रखी जाती थी, ठीक है, और उसकी जो है प्रशंसा की जाती थी। यहाँ तक हमने आपको समझाने की कोशिश किया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ये बात हो गई कि ये कैसे जो है आया, कैसे ये जो एग्जिस्टेंस में आया। अब हम बात करते हैं ये किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, कि कोई ना कोई मैनर तो होगा ना स्टेज से प्रेजेंट करने का। अब हम उस मैनर ऑफ प्रेजेंटेशन की बात करेंगे और वही आपको बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। तो पहले हम रफ कर लेते हैं इसको। सो हमारी कहानी पहुंच चुकी है प्रेजेंटेशन ऑफ ओड ऑन दी स्टेज, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, जैसे ये स्टेज है, ठीक है, अच्छी कहानी है, कहानी समझिएगा। तो अब स्टेज का क्या है, ये मान लेते हैं ये स्टेज का जो जगह हो गई। अब मोनोडी में कोई सिंगल आता था ना, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता था। अब जैसे कि ये जो हमारा जिसको हमको प्रेस करना है वो यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक, एक तरफ से, यानी किस तरफ से? राइट टू लेफ्ट। किधर? राइट टू लेफ्ट। अब चाहे इधर से निकाले चाहे इधर से निकाले, आपकी मर्जी। तो राइट से लेफ्ट, ये हमारा राइट हैंड है, तो इस तरफ से जो इस तरफ आ जाते हैं, मतलब राइट टू, इसको ऐसे लिख लेते हैं, राइट टू लेफ्ट की ओर। अब ये क्या एक मूवमेंट हो गया है, यहाँ से कुछ लोग गाते हुए आ रहे हैं, इधर इधर शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक। अब इसी मूवमेंट को कहते हैं हम स्ट्रॉफी। इतना हमने आपको बताया कि स्टेज प्रेजेंट कैसे करते थे। तो ये है क्या? ये एक तरह की लिखी हुई लाइन है जो कोरस आर्टिस्ट के द्वारा प्ले कराई जा रही है स्टेज पे, ठीक। अब ये लिखा किस में जाता है? ये स्टैंजाइक फॉर्म में, यानी स्टैंजा में लिखा जाता है। किसमें? स्टैंजा। अब आप बात करें उसका मीटर क्या हो, वो मीटर जो लिखने वाले डिपेंड करता है कि वो टेट्रामीटर में लिखे, ट्राईमीटर में लिखे, हेक्सामीटर में लिखे, पेंटामीटर में लिखे, एम्बिक पेंटामीटर में लिखे, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन वो स्टैंजाइक वे में लिखेगा, स्टैंजा फॉर्म में लिखेगा, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया स्ट्रॉफी, और ये किसकी बात चल रही है? पिंडार की रिटन वर्क की बात चल रही है, ठीक है। अब जब दूसरा एक्ट आएगा, मतलब अब हमारा स्ट्रॉफी हो गया ना, तो अब हमारा दूसरा आएगा, वो यहाँ से इधर जाएगा, यानी लेफ्ट टू राइट। अब जो इधर से इधर गया उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे एंटी स्ट्रॉफी, क्योंकि स्ट्रॉफी का उल्टा हुआ ना, तो एंटी स्ट्रॉफी, ठीक है। यानी इसका जस्ट उल्टा एंटी स्ट्रॉफी हो गया। अब ये एक्ट भी खत्म हो गया, ठीक। अब लास्ट थर्ड एक्ट। अब थर्ड एक्ट में किधर भी नहीं घूमेंगे, नो मूवमेंट, कहाँ रहेंगे? सेंटर पे, ठीक। अब सेंटर पे जो रह के प्रेजेंट करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे स्ट्रॉफी, एंटी स्ट्रॉफी और ईपोड, EPODE। तो जो सेंटर रिप्रेजेंट किया जाए उसको हम बोलेंगे ईपोड। अब हम बात करते हैं CENTRE और हम बात करते हैं CENTER, ठीक है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें सेंटर वाली स्पेलिंग सही कौन सी है। तो ये बहुत डिटेल वाली चीज़ नहीं है, लेकिन समझ में आना चाहिए। देखिए जो RE होता है ना, ये ब्रिटिश है, और जो ER है वो अमेरिकन है। हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए RE सही होगा, और अमेरिकन वाले के लिए TER सही होता है। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिसमें ऐसा कन्फ्यूजन होता है लोगों को, हालांकि मीनिंग दोनों की सेम ही होती है। तो चाहे आप ये यूज़ करें चाहे यूज़ करें, लेकिन हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं खासकर इस टॉपिक के लिए, तो हम इसको TRE यूज़ करेंगे। तो अभी हमने आपको क्या बताया कि पिंडार की जो पोएट्री फॉर्म होती थी, जो पिंडार जिसको ओड लिखते थे वो 3 सेगमेंट में लिखते थे, स्ट्रॉफी, एंटी स्ट्रॉफी और ईपोड। ये एक तरह का मूवमेंट है जो स्टेज पे प्रेजेंट होता था।
इधर समझ में आया। और वो जो पोइट्री फॉर्म है, जो ये पोइट्री है, वो किसी की तारीफ़ के लिए स्टेज पे प्रेजेंट कराई जाती थी और ये एक तरह का महोत्सव में होता था किसी का उत्साहवर्धन करने के लिए। ठीक, तो पिंडार को इसीलिए कहा जाता है फादर ऑफ ओड, जिन्होंने इन्वेंट किया। और मैंने आपको ये चीज़ ध्यान रखिएगा, उस समय 9 राइटर्स के बारे में जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उन्हीं से जो है काफ़ी लोग प्रेरित हुए थे लिखने के लिए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कि ये किस तरीके से आगे आया, अब क्या चेंजेस आएंगे। कि अब ये हम ग्रीक की बात करें ना, ग्रीक में एथेंस हार जाएंगे, फिर कौन आएगा, रोमन आएंगे। तो रोमन किस में लिखवाएंगे, आपका लैटिन लैंग्वेज में लिखवाएंगे, क्योंकि ये हेलेनिक लैंग्वेज होती थी जो ग्रीक की होती थी। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा लें। तो अब हमारी ओड की कहानी आगे बढ़ती है। अब क्या होता है, इधर जो है ग्रीक के लोग हार जाते हैं, अब आते हैं रोमन्स। एक लड़ाई होती है, वार ऑफ फिलिपी लड़ाई होती है। ठीक है, लड़ाई में क्या होता है, एक तरफ ऑक्टेवियस लोग होते हैं और एक तरफ इधर होरेस के पार्टी के लोग होते हैं। ठीक है, होरेस कौन है, ये एक तरह ये जो है एक राइटर है होरेस। ठीक है, ये पोएट राइटर है, पोएट समय काफ़ी इन्होंने वर्क लिखा हुआ है, इन्होंने 4 बुक लिखी हुई है ओड के ऊपर। अभी समझते हैं इस चीज़ को। तो इधर लड़ाई चल रही थी, रोमन का टाइम आ चुका था। तो ये हुआ क्या, ये ट्रैप हो गए। ट्रैप मतलब इनकी जो है पार्टी, जो इनका जो साइड था वो हार गए वो लोग। और ऑक्टेवियस वो राजा थे उस समय के। ऑक्टेवियस ने क्या किया, उसने कहा इसकी गर्दन उड़ा दो, बेहद कर दो। वो तो कहा इनके जो फ्रेंड थे या एंटोनी थे जो भी, देखा उस समय क्या होता था ना कि जो पढ़े लिखे लोग थे उनकी वैल्यू ज़्यादा होती थी। ठीक है, और ये पढ़े लिखे काफ़ी अच्छे थे, इन्होंने पढ़ाई जो है इधर एथेनियन स्कूल में ही की हुई थी। तो इनको जो है छोड़ दिया गया। ठीक है, छोड़ दिया गया। अब क्या होता है, कहते नहीं है जब कोई, जैसे कि आपको अशोक याद होगा, द ग्रेट अशोका, लड़ाई वड़ाई से कोई इंसान निकलता है बाहर तो फिर प्रकृति की ओर भागता है और गॉड ऑर्डर में भागता है ना। तो अभी इन्होंने लड़ाई वड़ाई खत्म हो गई। अब क्या हुआ, इनको जब छोड़ दिया गया तो इन्होंने कविताएं लिखना स्टार्ट किया, कविता इन द सेंस ऑफ पोएम लिखना स्टार्ट किया। पोएम ऑफ प्रेजल या प्रेज कह सकते हैं हम, पोएम्स ऑफ प्रेज फॉर व्हाट। अभी जो पीछे हम प्रेज पढ़े हैं वो प्रेज ऑफ एथलीट्स यानी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए लिखा गया था। अब ये जो होरेस लिखेंगे वो प्रेज किसका होगा, नेचर का यानी प्रकृति का। मैंने कहा ना वॉर से निकले बच बचा के, तो हम नेचर के पास जाएंगे। और ब्यूटी के ऊपर लिखेंगे, चीज़ों के ऊपर लिखेंगे, सब्जेक्ट मैटर के ऊपर लिखेंगे, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर लिखेंगे। तो अब यहाँ से जो है लिखने के तरीके में फिर चेंज आता है। अब उसे हम कहते हैं होरेशियन ओड। इससे पहले हमने जो पढ़ी वो पिंडार की पढ़ी हुई थी, पिंडार ने लिखा था, उसे हम कहते हैं पिंडारिक ओड। और एक चीज़ रह गई बताना, पिंडारिक ओड को ही हम कहते हैं रेगुलर ओड। क्यों कहते हैं रेगुलर ओड, रेगुलर यानी रेगुलरिटी यानी बार बार। तो जैसे वो मूवमेंट होता नहीं है, स्ट्रॉफी एंटी स्ट्रॉफी सेंटर पूरा मतलब इपोड, फिर दोबारा स्टार्ट होता है स्ट्रॉफी एंटी स्ट्रॉफी इपोड, फिर दोबारा स्टार्ट होता है स्ट्रॉफी एंटी स्ट्रॉफी इपोड। तो इससे वो रेगुलर चलता रहता है कंटिन्यू। तो इसको रेगुलर ओड भी कहते हैं, पिंडारिक ओड को। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो है होरेशियन ओड। तो इसमें क्या हुआ, अब इसके हम लिखने के तरीके की बात करते हैं। ये आ गया आपका 2 to 4 लाइन स्टैंजाइक फॉर्म में। फिर हम बात करते हैं मेट्रिकल क्या होगा, इसका मीटर क्या होगा। वो लिखने वाले पे डिपेंड करता है कि वो लिखता किस पे है। ये इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं था जितना, लेकिन जो पिंडारिक ओड थी वो बहुत स्ट्रिक्ट मानी जाती थी, क्योंकि उसमें आपका पूरा स्ट्रॉफी एंटी स्ट्रॉफी और रिपोर्ट में 3 सेक्शन बटे होने चाहिए और तीनों सेक्शन को मिला के एक यूनिट बोला जाता था। वो पूरा एक तरह प्रेजेंट होगा, फिर दोबारा से नेक्स्ट पार्टी आएगी प्रेजेंट करने के स्टेज में। होरेशियन ओड में ऐसा नहीं था, इन्होंने अपने मन की खुशी के लिए जो है ओड को लिखना स्टार्ट किया। तो ये स्टेज परफॉर्मेंस के लिए नहीं थी। एक चीज़ जो मैटर करती है वो मैटर करती है कि किस तरह से आप ओड लिख रहे हैं। अगर आप जो स्ट्रक्चर वे में लिख रहे हैं तो आपको जो है, अगर पिंडारिक ओड फॉर्म कर रहे हैं तो आपको 3 तरह से लिखना पड़ेगा, स्ट्रॉफी एंटी स्ट्रॉफी और जो आपका इपोर्ट सेक्शन बना होना चाहिए। अगर आप होरेशियन ओड के में लिख रहे हैं फॉर्म, उस फॉर्म को अपना रहे हैं, तो वहाँ पे स्ट्रक्चर मैटर नहीं करता, जितना आपका मैटर करता है थीम, यानी थीमेटिक हो गया। ये स्ट्रक्चर से चेंज हुआ है थीमेटिक की ओर, पिंडार टू होरेस की ओर, पिंडारिक टू होरेशियन ओड में। समझ में आया आपको, स्ट्रक्चर और थीमेटिक थीम का फर्क आ गया। ठीक, अब हम बात करते हैं किस तरीके से ये आगे बढ़ा। अब हम कहाँ जाएंगे, फिर से हम अपने कहाँ चलेंगे, इंग्लैंड में जाएंगे, यानी इंग्लिश में बात करेंगे। तो इंग्लिश में स्टार्टिंग कहाँ से होती है, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है, लेकिन इतना भी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं है कि हम आपको बता ना सकें। तो ये स्टार्टिंग होती है, अगर हम बात करें कि पिंडारिक ओड की स्टार्टिंग कौन करते हैं, तो बेन जॉनसन करते हैं। ठीक, अगर हम बात करें सबसे पहली बार ओड कौन लिखता है, तो वो लिखते हैं एडमंड स्पेंसर। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। एडमंड स्पेंसर ये थे कौन,
मैंने आपको पढ़ाया है, किसमें पढ़ाया है मैंने आपको, सोनेट सीक्वेंस में मैंने पढ़ाया आपको। उन्होंने सोनेट लिखी थी अमृति, उनका कलेक्शन ऑफ सोनेट कलेक्शन का नाम था अमृति, उन्होंने लिखी थी एलिजाबेथ बोयल के ऊपर, एम आई राइट? ठीक है, तो आपने पढ़ा, याद है? आई होप आपको याद होगा, नहीं याद हो तो याद करते चलिए, मैं पता नहीं किस टॉपिक से किस टॉपिक चला और फिर आपको समझ में ना आए। तो उन्होंने अमृति लिखी थी ना, तो उसमें में जो है कितने सोनेट सीक्वेंस थे, मेरे ख्याल से 89 थे, आई थिंक आई एम राइट। तो 89 सोनेट सीक्वेंस का जो एडमंड स्पेंसर का जो कलेक्शन आया था उसी में पोएम भी थी, ठीक है, और वही पोएम का नाम क्या था, एपिथेलियम, आपको नोट से मिल जाएगा। एपिथेलियम वो जो उन्होंने पोएम लिखी थी, उन्होंने किसके ऊपर लिखी थी, एलिजाबेथ बोयल के ऊपर। ये मैरिज सॉन्ग है, क्या है, मैरिज सॉन्ग है, लेकिन लिखा गया है ओड के फॉर्म में, क्योंकि ओड ऑफ प्रेज है ये, ठीक है, तारीफ में लिखा गया। हालांकि एलिजाबेथ बोयल से उनकी शादी हुई थी। अब उसके बाद एपिथेलियम के बाद लिखते हैं वो प्रोथेलियम, और प्रोथेलियम लिखते हैं वो ड्यूक ऑफ, मतलब डॉटर जो होती है ड्यूक की डॉटर के ऊपर लिखते हैं, ताकि उनका जो है राज दरबार में अच्छा खासा बना रहे, तो उनको इम्प्रेस करने के लिए वो उनकी डॉटर के ऊपर भी एक ओड लिखते हैं, वो प्रोथेलियम के नाम से है, ठीक है। ये एपिथेलियन और वो प्रोथेलियन, ठीक है। ये था स्टार्टिंग कहाँ से हुई, 16 अर्ली 16 सेंचुरी से स्टार्ट हुआ, क्योंकि दोनों लोग की डेट ऑफ बर्थ जो है एडमंड स्पेंसर और ये हमारे कौन से बेन जॉनसन, ज़्यादा गैप नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एडमंड स्पेंसर ने तो स्टार्टिंग कर दी, ठीक है, किसकी, ओड की, लेकिन इंग्लिश लिटरेचर में पिंडारिक फॉर्म, यानी ये ओल्ड क्लासिकल फॉर्म, वो किसने लाया था, सबसे पहले लिखा था बेन जॉनसन ने। किसने लिखा था, बेन जॉनसन ने। अब इन्होंने देखिए क्या किया, इन्होंने जो है ना वो जो फर्स्ट टू थे स्ट्रॉफी एंड डिस्ट्रॉफी, उसको मिला के एक स्टैंजा कर दिया और लास्ट स्टैंजा छोड़ दिया एपोर्ट के लिए। क्लियर, क्या किया इन्होंने, फर्स्ट टू स्टैंजा को मिक्स कर दिया स्ट्रॉफी एंड डिस्ट्रॉफी का, उसको अलग अलग नहीं किया, और ये लास्ट स्टैंजा एपोर्ट के लिए कर दिया। तो ये बेन जॉनसन ने किया था। अच्छा, उन्होंने जो वर्क लिखा, जो पोएम लिखी थी ओड, उस पोएम का नाम था द ओड ऑन कैरियन मैरिशन। जो इसका फुल टाइटल है वो बहुत बड़ा है, हालांकि पढ़ सकता हूँ, पढ़ के बताता हूँ मैं आपको। वहाँ लिखा है मैंने साइड में छोटा सा लिखा है, टू द इमोर्टल मेमोरी एंड फ्रेंडशिप ऑफ डैट नोबल पेयर, ये इसका पूरा फुल टाइटल था, ठीक है। तो बेन जॉनसन का लिखने के बाद अब क्या होता है कि ये पूरा वक्त चल रहा है 16th सेंचुरी का। ये मुझे पता कैसे चलता है 16th सेंचुरी है, आपको पता चलता है कैसे पता चलता है? ये इसलिए पता जाता है मुझे, क्योंकि मुझे इन लोगों की डेट ऑफ बर्थ पता है ना, ये दोनों 15 के हैं, ठीक है। अगर डेट ऑफ बर्थ आपको याद रहेगी ना तो आपको पता चल जाएगा कि कौन किस सेंचुरी का। इसलिए कहता हूँ राइटर्स की डेट ऑफ बर्थ, राइटर का वक्त याद रखो, सब याद हो जाएगा। तो ये 16th सेंचुरी के हैं। अब थोड़ा सा आगे आते हैं, 17th सेंचुरी में आते हैं। 17th सेंचुरी में क्या होता है, कौन आते हैं अब्राहम काउली। कौन आते हैं, अब्राहम काउली। अब ये क्या करेंगे नया, देखिए ये नया वक्त जो आएगा ना वो एक्सपेरिमेंटल वर्क आता है। क्या आता है, एक्सपेरिमेंटल वर्क आता है। कैसा एक्सपेरिमेंट, ये एक तरीका क्या है कि कोई भी स्टैंजा को आप 9 लाइन का स्टैंजा, अलेक्जेंड्राइन स्टैंजा और बहुत तरह के ट्रेजरिमा स्टैंजा, ठीक, अलग अलग स्टैंजा, ठीक है, उसको फॉर्म को मिक्स करिए, कहीं 6 लाइन, कहीं 7 लाइन, कहीं 8 लाइन, कहीं 4 लाइन, कहीं 2 लाइन, उसके टेट्रामीटर अलग है, ट्राईमीटर उसका अलग है, उसका एम्बिक पेंटामीटर है। इस तरीके से ये एक्सपेरिमेंटल का वर्क आता है। तो ये अब्राहम काउली, ठीक है, ऐसे लिख रहा हूँ, अब्राहम काउली ने क्या किया, स्टार्ट किया एक्सपेरिमेंट करना, किस पे, ओड पे। अब इन्हीं की ओड को कहा जाता है इर्रेगुलर ओड। 3 फॉर्म में पढ़ा दिया मैंने आपको, पहला पिंडारिक ओड, दूसरा होरेशियन ओड, तीसरा इर्रेगुलर ओड, और इसी को कहते हैं अब्राहम काउली ओड, या फिर कह सकते हैं आप कॉलियन ओड, ठीक है। इर्रेगुलर ओड की चाहे कॉवलियन ओड कहिए, दोनों सेम होता है। तो इन्होंने क्या किया, स्ट्रक्चर में जो है अनसिमिलैरिटीज़ लाई, ठीक है, अलग अलग लाइन लेंथ, अलग अलग राइमिंग स्कीम। हालांकि इंग्लिश में जो कॉमन राइमिंग स्कीम थी ओड की वो थी AB CDE, ठीक है, ये कॉमन राइमिंग स्कीम थी जो आपको हर 5 में से 4 में से मिल जाएगी, ओड की जो कॉमन राइमिंग स्कीम थी। बाकी बहुत से अलग अलग राइटर्स आए, पैब्लो नेरूदा सर आए, उन्होंने बहुत ज़्यादा लिखी, 3 किताब लिखी पूरी ओडी के ऊपर, बहुत सारी किताबें, उसमें बहुत सारी ओड्स है। PPB शैले आए, जॉन किट्स आए, और उसके बाद जॉन डडन आए। हालांकि जॉन डडन ने एक वर्ड कहा था, मुझे वो याद आ गया अभी भी, हालांकि ये नोट्स में नहीं है, सुन लीजिए ध्यान से। जॉन डडन ने होरेस को लेके एक फ्रेज बोला हुआ है,
वो थी अ वेल मैनर्ड कोर्ट स्लेव। ठीक है, ये मुझे जस्ट अभी याद आया है। ये जो है ना ऐसे पूछ लिया जाता है इंग्लिश लिटरेचर, जब आप बहुत बड़ा पेपर देने जाएंगे तो उसमें होता है कि हु सेड दिस फॉर हुम, तो अगर लिखा रहेगा अ वेल मैनर्ड कोर्ट स्लेव, ठीक है, तो लिखा रहेगा किसने किसको कहा, तो जॉन ड्रेडन ने होरेस के लिए कहा था। ठीक है, तो ये हो गया आपका, कहाँ तक पहुँच गए हम लोग, अब्राहम काउली तक पहुँच गए। तो 3 ओड हमने 3 आपको फॉर्म बता दिए, पहला पिंडारिक ओड, दूसरा होरेशियन, तीसरा अब्राहम काउली या फिर इरेगुलर ओड बोल सकते हैं आप उसको। अब यहाँ से आपको याद रखना है किस तरह के ओड्स जनरेट होते हैं, कहाँ से कहानी स्टार्ट हुई, आपको मैंने ग्रीक से पढ़ा दिया है, और आपको टॉप 10 मैंने आपको नोट्स में जो है दे दी हैं, जिससे कि आप इसको याद कर पाएंगे। हालांकि जॉन कीट्स का जो ओड लिखी, जॉन कीट्स ने जो ओड लिखी है वो वर्ल्ड लिटरेचर में फेमस है। हालांकि हम इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर पढ़ रहे हैं, लेकिन आप चाहे फ्रेंच पढ़े, चाहे अमेरिकन पढ़े, चाहे आप ब्रिटिश कह रहे हैं आयरिश लिटरेचर पढ़े, तो पूरे लिटरेचर में जो जॉन कीट्स की ओड है वो पढ़ी जरूर जाती है। ठीक है, उनके द ओड टू ऑटम, द ओड टू नाइटिंगेल है, और ओड टू मेलैंकोली है, इस तरह के बहुत सारे ओड्स हैं, तो आप उसको देखिएगा। अब देखिए ओड्स में, अब मैं आपको कॉमन चीज़ बताने जा रहा हूँ कि ओड्स में क्वेश्चन कैसे बनता है। अगर आप क्वेश्चन आपको पता है ना कैसे बनता है, तो आपको पता होगा कैसे याद करना है। अब ऐसे क्वेश्चन आ गया, ओड टू नाइटिंगेल किसने लिखा, जॉन कीट्स ने लिखा, पब्लिकेशन क्या था 1819 में, सब एक साथ पब्लिश हुई थी। ठीक है, तो ये पब्लिश कर रहे हैं, उन्होंने लिखा था 1819 में। ठीक है, तो इस तरह से आता है क्वेश्चन कि ये जो ओड है पर्टिकुलर वो लिखी किसने थी, और कब वो लिखी गई है, और किसके ऊपर लिखी गई है, किसको जो है एड्रेस करते हुए लिखी गई है। जैसे कि ओड टू ग्रेशियन अर्न है, वो एक ग्रेशियन अर्न है, वो मतलब एक तरह का वेज है, उसके ऊपर जो है जॉन कीट्स ने लिखा था। हालांकि ये फर्स्ट ईयर में एक चैप्टर में है, पोएम में है, जब उसको ओड टू ग्रेशियन अर्न पढ़ेंगे तब हम आपको पढ़ाएंगे उसको। आई होप आपको ये ओड का पूरा जो है कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। हमारी जो है 3 पोएट्री फॉर्म हो गई, सोनेट, एलिजी, ओड, नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और संडे टॉक जरूर देखिएगा। संडे टॉक में इस बार जो संडे टॉक आएगा उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी, तो मिस मत करिएगा। संडे टॉक आपको सुबह ही देखना होता है। ठीक है, तो अच्छी लगे वीडियो तो शेयर करिए, किसको, जो खुद इंग्लिश लिटरेचर के हों उन्हीं को दीजिएगा और किसी को नहीं। ठीक है, मेरे स्टूडेंट, मेरे सब्सक्राइबर जो भी हों, मैं चाहता हूँ वो सब के सब इंग्लिश लिटरेचर के हो, या तो इंग्लिश लैंग्वेज के हो, या तो ग्रामर पढ़ने के वाले हों, क्योंकि मैं ग्रामर की भी सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक, तो ये हो गया ओड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।